नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाबा हिस्ट्री वाले पर। साथियों, चर्चा में आ रहा या चल रहा है सेंगोल। आपने सुना होगा सेंगोल। तो सेंगोल क्या है और सेंगोल का क्या महत्व है और सेंगोल चर्चा में क्यों आया और सेंगोल चर्चा में आने का क्या कारण है और सेंगोल से परीक्षा में क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। साथियों, सेंगोल का अर्थ होता है कि एक ऐसा लठ, मतलब लठ मान सकते हैं, एक ऐसा लठ जो राजदंड के रूप में उसका प्रयोग किया है। राजदंड मतलब क्या होता था? तो सीधी सिंपल बात यह होती है, जो राजा, पुराने जमाने में कोई राजा होता था और राजा का हाथ में यानी कि दंड के लिए, जैसे कि दंड देने के लिए यमराज का हाथ में एक क्या रहता है? पाशुपात, यानी कि यमपास। भगवान शिव का हाथ में क्या रहता है? त्रिशूल रहता है। भगवान विष्णु का हाथ में क्या रहता है? चक्र रहता है। इसी तरह यहाँ पर भी, पृथ्वी लोक पर भी जो राजाएं होते थे, उनके हाथ में, कोई राजा के पास गोटा यानी कि गदा, किसी के पास तलवार। तो अब भारत में भी राजा है। तो भारत में जो पहले राजा था, मतलब ये चोलकालीन राजा। तो चोलकालीन राजा क्या थे? तो उनके पास भी ऐसा ही क्या था? एक राजदंड था। तो अब उस पर ही हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया, इसका क्या महत्व रहा है भारतीय संस्कृति में। इन सभी पर हम विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या महत्व रहेगा और इससे समझने की भी कोशिश करेंगे अपन। जैसे कि क्या है सेंगोल, यानी कि सेंगोल क्या है और क्यों चर्चा में रहा है। सेंगोल तमिल भाषा के सेम्माई शब्द से बना है। सेंगोल तमिल भाषा के सेम्माई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है राजदंड। क्या होता है? राजदंड। यानी कि अगर कहीं पर राजा बैठा है, तो राजा बैठा है तो उसके हाथ में न्याय देने के लिए क्या, मतलब क्या है, किसी के पास, किसी राजा के पास कोई पुस्तक भी हो सकती है, यानी कि ग्रंथ। यानी कि अभी तो जैसे कि अपने हाई कोर्ट में इनमें देखते हैं तो गीता, श्रीमद् भागवत गीता रखी जाती है। एक तरह एक आंख बंदी लड़की रहती है, उसके हाथ में क्या रहता है? तराजू रहता है, कि यानी निष्पक्ष न्याय की। तो ये न्याय का प्रतीक माना जाता है। न्याय का प्रतीक माना जाता है तथा सच्चाई व निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यानी कि जो राजदंड था उस राजा के पास, वो क्या होता था? वो न्याय और सच्चाई तथा शक्ति का प्रतीक माना जाता था। अच्छा, ये बात हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले इसका साक्ष्य कहां से मिला? तो सबसे पहला इसका साक्ष्य मिला है, कहां से मिला है? चोल साम्राज्य से मिला। तो चोल साम्राज्य से कैसे मिला? तो हम देखेंगे 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में, कहां पर? 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य में राजदंड का इस्तेमाल किया जाता था। अब राजदंड का इस्तेमाल तो किया जाता था, लेकिन इसका और क्या महत्व था? जब राजा सत्ता हस्तांतरण के रूप में अधिकारी को राजदंड सौंपता था। मान ली जाए, यानी कि एक राजा पहले सिंहासन पर बैठा था, अब राजा का समय पूरा हो गया, अब उसके पुत्र या किसी और बंधु को क्या बनाना था? राजा। तो अब एक तो चीज ये रहती है कि उसका मुकुट दे दिया जाए, जैसे कि रामायण में हुआ था। दूसरी चीज ये होती है कि मुकुट दे दो, या फिर एक और क्या, अब मुकुट तो दे दिया, लेकिन शक्ति हस्तांतरण, जैसे क्षत्रियों में क्या होता है? तलवार दी जाती है। अब यहाँ पर क्या दिया गया? तो यहाँ पर जो राजा के हाथ में जो दंड, जो न्याय के लिए जो उसके पास दंड, यानी कि एक तरीके से लट मान सकते हो, जो न्याय करने के लिए रखा जाता है, तो वो उनको देकर, यानी कि अपनी जो शक्ति थी, यानी कि राजा के पास जो राजकीय शक्ति थी, वो उस दंड के माध्यम से उनको समर्पित कर दी जाती थी, यानी कि दूसरे राजा को दे दी जाती थी। इसका मतलब ये होता था कि अब राजा, जो मेरे पास जो शक्तियां थी, इन राजा के पास है, अब मैं राजा नहीं रहा हूं। तो अब ऐसा भी चर्चा में क्यों आया, इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता था? देखो साथियों, आपको भी पता है, हमें भी पता है, अपना जन्म तो उस समय नहीं हुआ, लेकिन इतना तो पता है कि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर लगभग कितने 200 साल तक राज किया है। कितने साल तक राज किया? लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया है। लेकिन जब भारतीयों को ज्यादा इनने परेशान किया, भारतीयों को का शोषण किया, तो भारतीयों के अंदर भी एक आग की ज्वाला धधकने लगी कि यार बहुत गुलामी हो गई है, अब कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा तूफानी किया जाए ताकि ये अंग्रेज यहां से हमारे भारत छोड़कर भाग जाए और हमारी एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था बन जाए, जहां पर जनता का शासन हो। किसका शासन हो? जनता का शासन हो। तो भारतीयों ने इतनी अच्छे से धूम मचाई, और 1857 की क्रांति, 1947 के विद्रोह, ये सभी जब लगातार चलने लगी, क्रांतिकारियों का आंदोलन चलने लगे, तो
परेशान हो गए बिल्कुल, और भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए, मतलब कि भागने पर वो विवश हो गए। इतनी जोर से हमारे जो हिंदुस्तानी क्रांतिकारी थे उन्होंने उनको क्या किया, परेशान किया, भारतीयों ने परेशान किया। तो अब क्या हुआ, उस समय जब 1947 का टाइम था, या 14 अगस्त 1947 के समय, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का कौन था, गवर्नर था। तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या करता था, भारत मतलब उसका ये काम था कि अब भारत का जो साम्राज्य की शक्ति है वो किसी एक विशेष व्यक्ति के हाथ में सौंपना होगी। तो उस टाइम पे एक विशेष व्यक्ति का चुनाव भारत के कांग्रेस द्वारा करता है, कांग्रेस पार्टी का शासन देता है। वो क्या करती है, वो चुनाव करती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कौन को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को राज प्रमुख के रूप में चुना जाता है, यानी कि अब इनको ही मतलब प्रधानमंत्री के रूप में उनको ही चुना जाएगा। और जो राजदंड, तो अब उनको वो शक्ति लौटानी थी। तो अंग्रेजों से हाथ मिलाकर तो हम इतनी जल्दी समझौता तो नहीं कर सकते कि यानी कि इन्होंने इतने साल तक राज किया है कि हम हाथ मिलाकर ही एक तरीके से मतलब अपनी वो संप्रभुता या सत्ता ले ले। नहीं, ऐसा नहीं। तो कुछ ऐसी परंपरा हो या एक ऐसा तरीका हो जिससे लगे कि हाँ वास्तव में अंग्रेजों ने उनकी शक्ति अब भारतीयों को दे दी, अब भारत के लोग ही भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब कि भारत के लोग ही भारत पर अब शासन करेंगे, ना कि अंग्रेज। तो इसके लिए क्या किया जाए। तो उस समय भारत के चीफ गवर्नर कौन थे, राजा जी, यानी कि राजगोपालाचारी। तो राजा जी नाम उनको दिया गया है, राजगोपालाचारी जी। तो वो क्या थे, भारत के इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, मतलब उनको बड़ा ज्ञान था, अनुभवी व्यक्ति थे, अनुभवी व्यक्तित्व के एक प्रकार के धनी थे। उनको भारत की संस्कृति विविधता की अच्छे से जानकारी थी। तो उनके पास ये प्रस्ताव रखते हैं या ये बात बोलते हैं नेहरू जी कि ऐसा क्या किया जाए, तो अंग्रेजों से अपन क्या ले जिससे ऐसा लगे कि वास्तविकता में हमने शक्ति ली है और हम अपने को लगे कि हाँ अपना काम वजनदार है। तो उन्होंने बहुत रिसर्च की, 2-3 मंथ रिसर्च की, जिसके बाद में उन्होंने एक तोड़ निकाला कि चोल साम्राज्य में एक ऐसा राजदंड का प्रयोग किया जाता है जब शक्ति हस्तांतरित होती थी तो वहां के मतलब जो राजा या पुरोहित रहता था वो पुरोहित राजा को वो दंड के रूप में शक्ति देते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो वही राजदंड बनवाए जो कहाँ के बनाए, तमिलनाडु के आदिनव मठ, यानी तमिलनाडु के एक आदिनव मठ था, इसके महंतों द्वारा क्या किया, उस राजदंड को बुलवाया गया। राजदंड को बुलवाने के बाद में मंत्र उच्चारणों के साथ, क्योंकि चोलकालीन राजा क्या होते थे, भगवान शिव के बड़े उपासक थे, यानी कि भगवान शिव को सबसे ज्यादा मानते थे। कौन, चोलकालीन राजा भगवान शिव के उपासक थे। इसीलिए जब अपन ने राजदंड को देखा होगा अभी, तो राजदंड ऐसा, ये राजदंड है, अब इस प्रकार से उसका आकार है। और यहाँ पर नंदी की प्रतिमा स्थापित की गई। जो नंदी की प्रतिमा स्थापित की गई तो वो क्या होता है, नंदी बेटा जो न्याय धर्म शांति का प्रतीक माना जाता है। नंदी किसका प्रतीक माना जाता है, न्याय धर्म और शांति का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार जब वो नंदी की प्रतिमा, क्योंकि भगवान शिव का वाहन कौन है, नंदी है। तो चोलकालीन राजाओं में क्या होता था, वो शक्ति के रूप में उस दंड का प्रयोग किया जाता था। तो वही काम क्या किया, आनंदम मठ के महंतों द्वारा तमिलनाडु के जो संत थे उनके माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या लेकर आए, सेंगोल। सबसे पहले कब लेकर आए, सेंगोल लेकर आए। तो सेंगोल वो लेकर आए। अब सेंगोल लेकर आए और उन्होंने दिया किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को। और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही क्या किया, उस सेंगोल को पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में हस्तांतरित किया, मतलब सत्ता को हस्तांतरित कर दिया इसके रूप में। तो अब होता क्या है कि अब और ये चर्चा में क्यों आया, अब और ये चर्चा में इसलिए आया कि भारत में सेंट्रल विजडा प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या बनाया, नए संसद भवन बनाया। अब नए संसद भवन ने पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसी सेंगोल की वहां पर क्या की गई, स्थापना की गई। इसका उद्देश्य ये है कि स्थापना करने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो भी राजा बैठेगा, प्रधानमंत्री बैठेगा या राष्ट्रपति बैठेगा, निष्पक्ष भाव से न्याय करेगा, निष्पक्ष भाव से भारत की गौरवमय जो इतिहास है उसको दर्शाया गया तथा उसी परंपरा को वहां पर लागू किया। इसलिए सेंगोल का प्रयोग किया गया। सेंगोल इसीलिए चर्चा में आया कि एक सिंपल बात है, इसमें इसका कोई इंपोर्टेंट चीज तो नहीं है, जैसे कि अपन ने लिख भी रखा है, तमिल भाषा के सेमाई शब्द से लिया गया है। अर्थ तो होता है इसका न्याय का प्रतीक, सच्चाई व प्रतिष्ठा का प्रतीक। सबसे पहले इसका साक्षी चोलकालीन साम्राज्य से मिला। पहली बार चर्चा में 1947 में अंग्रेजों द्वारा नेहरू को भारत की सत्ता सौंपी गई, इसलिए ये चर्चा में सबसे पहले आया।
फिर इसके शीर्ष पर नंदी रहता है। नंदी क्या होता है? नंदी न्याय, धर्म, शांति का प्रतीक होता है। अंग्रेज 14 अगस्त 1947 की रात, यानी रात का क्या समय होगा? रात का समय था, 11 बज रही थी उस टाइम पे। क्या बज रही थी? 11 बज रही थी। तो नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के रूप में सौंपा गया सबसे पहला। अब 75 साल बाद, कितने साल बाद, ये जरूर आप याद रखना कि कितने साल बाद, तो 75 ईयर बाद राजदंड को संसद भवन में रखा गया है। यानी कि न्याय के प्रतीक के रूप में कहां पर रखा गया है? संसद भवन में। 8वीं शताब्दी में इसी को, यानी कि इसका इतिहास थोड़ा सा देखते हैं तो 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य में राजदंड इस्तेमाल होता था और भारत और राजा सत्ता हस्तांतरण के रूप में उत्तराधिकारी को ये राजदंड सौंपता था इस तरीके से। अब इसको बनाने का थोड़ा सा ये देख लेते हैं। भूममध्य बंगारू जोहारी, यानी कि दिल्ली का ये भूममध्य बंगारू जोहारी नाम का एक व्यक्ति था जो दिल्ली में है और इसने इसको बनाया। ये चांदी का बना होता है, 5 फीट इसकी हाइट होती है और चांदी के उस पर यहाँ पर क्या होता है? सोने की परत चढ़ाई जाती है। इसके यहाँ सेंटर वाला ये भाग होते हैं, यहाँ मोती जड़े होते हैं। क्या होते हैं? मोती जड़े होते हैं। इस प्रकार से ये चर्चा मेरा, तो ओवरऑल बात ये इतनी सिंपल सी थी और कोई विशेष नहीं है इसमें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।